स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि मानचित्र मैप है। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुका है, समझ लिया, उसमें इम्पोर्टेंट लाइन भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब आइए देखते हैं चैप्टर 4 मानचित्र, ये भी पढ़ के समझेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सबको नोट करते जाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मैं आप सबको इम्पोर्टेंट्स पॉइंट बताऊं चैप्टर पढ़ा के, वो आप तक सबसे पहले चला जाए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मानचित्र यानी मैप। आप पिछली अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ चुका है। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहर तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के बारे में चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ठीक है, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र के लिए एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ, मैप को हम एक साथ जब रखते हैं और उन्हें हम पढ़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एटलस बन जाता है। अब एटलस के बारे में जानेंगे क्या है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। ठीक है, मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र मैप कई प्रकार के होते हैं। आइए हम देखें कौन कौन से मैप होते हैं। देखते हैं, भौतिक मानचित्र, इसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र को फिजिकल मैप कहते हैं। हम जानेंगे भौतिक मानचित्र क्या है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र को भौतिक या उपजाऊ मानचित्र कहा जाता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरी इत्यादि जो आते हैं हमारे भौतिक मानचित्र के अंदर आते हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल मैप राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। फिर से एक बार भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र को पढ़ेंगे और अंतर स्पष्ट करेंगे। भौतिक मानचित्र पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र है। और राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप हमारा राज्य, नगर, शहर तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र है। ठीक है, अब थीमेटिक मानचित्र, यहाँ हम थीमेटिक मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन उद्योग आदि की विवरण दर्शाने वाले मानचित्र। हमने गांव शहर के बारे में पढ़ा, नदी, झील, पर्वत, महासागर ये किस मैप में के अंतर्गत आते ये जाना। अब थीमेटिक
मानचित्र के अंदर यानी थीमेटिक मैप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ये 3 प्रकार के मानचित्र, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूची के आधार पर उचित नामकरण किया गया है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मैप के 3 घटक होते हैं, क्या क्या? मैप से दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए हम एक एक कर दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में जानते हैं। दूरी क्या होता है? मानचित्र पर एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा सा कागज के पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र के छोटे पैमाने पे खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच उसकी वास्तविक दूरी या तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए यह पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, यानी रेशियो होता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। जिस मानचित्र या मैप पर 2 सेंटीमीटर की दूरी को व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का एक सीमी स्थल 5 किमी को दर्शाता है। आपके रेखाचित्र के पैमाने होंगे 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी 2 भाग के बीच दूरी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किमी को दर्शाता है। छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अब आइए, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा बड़ा मैप होगा वो हमें ज़्यादा जानकारी देगा और छोटा मैप कम जानकारी देगा। ये देखिए, ये पैमाना, ये विद्यालय है, सामुदायिक केंद्र है, दुकान है, विकास का घर, शीला का घर, ये उदाहरण के लिए दिया है। ये 1 सेंटीमीटर का 1 सेमी इक्वल्स टू 10 मीटर दिया है, ठीक है। अब हम दिशा के बारे में पढ़ेंगे, यानी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अधिकतर मानचित्रों पर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्ष, ये देख सकते हैं, ये क्या है? अक्ष यानी उत्तर लिखा होता है। ऊ का मतलब उत्तर। यह तीर का निशान दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर दिशा के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब चित्र ये देखिए 4.2 4 मुख्य दिशाएं हैं। कौन कौन सी 4 मुख्य दिशाएं? उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है, ठीक है। दिशा मोस्टली 4 ही प्रकार के हमारी दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच में 4 दिशाएं होती हैं। अब इन्हें भी चारों दिशाओं को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब चित्र 4.1 निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल की मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, जो हमने अभी ये देखा, ठीक है।
हम द्विचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में प्रतीत होती है। ठीक है, अब हम प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। दो प्रमुख घटक हमने पढ़ लिया। अब तीसरा प्रमुख घटक, प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृति जैसे भवनें, सड़कें, पुलें, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। प्रतीक का मतलब सिंबल। ठीक है, प्रतीक का मतलब सिंबल। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र पर आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक ऐसी विश्वव्यापी भाषा है जो सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक राष्ट्रीय समिति ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 चित्र में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया गया है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वत, पीला रंग का पठार और हरा मैदानों को दर्शाने के लिए किया गया है। ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ जो भी प्रतीक है, जैसे मैप में हम किसी बड़े चीज़ को लोकेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम मैप में प्रतीक को सिंबल से किसी चीज़ को बताया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे। ये रेलवे लाइन का सिंबल है। ठीक है, ये पक्की सड़क का प्रतीक, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला का, नदियाँ, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इन सब का प्रतीक है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये प्रतीक पोस्ट ऑफिस एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन का प्रतीक, बस्ती, कब्रिस्तान का प्रतीक है। क्लियर है? इनके माध्यम से मैप में ये सब प्रतीक रहते हैं, तो हम पढ़ के समझ जाते हैं कि यहाँ क्या बताया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, विद्यालय, यहाँ पोस्ट ऑफिस, ये नदी, ये नीले कलर का है, नदियों के आकार में बनाया गया है। हम सब पहचान जाती है उत्तर दिशा इन सब के माध्यम से। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, ठीक है, भूरा रंग पर्वत के लिए, पीला रंग पठार और हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि पर्वतों को मानचित्र में किस रंग से दर्शाया गया है, तो आप पर्वतों के लिए भूरा रंग, पीला रंग से मानचित्र में क्या दर्शाया गया है तो पठार, और हरा रंग से मानचित्र में क्या दर्शाया गया है तो घास। ठीक है, अब आइए हम रेखा चित्र के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आइए खाका। ये लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का। खाका एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है।
एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। क्लियर है खाका किसे कहा जाता है? आप इसे पढ़ ले, समझ ले। इनसे भी इस चैप्टर से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।